हाँ जी, इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की जो अगली क्लास है उस पर आज डिस्कस करते हैं। कल अपन ने जीएसटी 2.0 की जो पीछे बची हुई जो बातें थी, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था, उसके बारे में बात की थी। एक भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है मित्रा करके, उसका संबंध जो है टेक्सटाइल से, उसके बारे में पढ़ा था। वो चर्चा में क्यों रही थी? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 2023 में 7 स्थान जो लोकेशन है उनको जो चयनित किया गया था कि भाई यहाँ पर अपन पीएम मित्र पार्क बनाएंगे, उसमें से ही एमपी में हाल ही में बनाने की है वो घोषणा की गई है। उन 7 पार्कों के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस पीएम मित्र योजना की जो मित्रा की जो फुल फॉर्म है उसका ध्यान रखना। इस योजना का संबंध टेक्सटाइल या कपड़ों से है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद अपन ने एक मत्स्य संपदा योजना पढ़ी थी, उसके 5 वर्ष पूरे हो गए थे, तो उसकी जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो अपन ने डिस्कस की थी। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे ऊपर लिख रखा है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहला तो ये कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो है ये 2022 में आई थी। कब आई थी? 2022 में। और हाल ही में इसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने उसकी तीसरी वर्षगांठ मनाई है, इस कारण ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि भाई लॉजिस्टिक क्या होता है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है रसद। और रसद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि लॉजिस्टिक का अर्थ होता है रसद। मतलब जब अपन कोई भी राशन सामग्री है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जो जा रहे हैं, उसके दौरान जितनी भी प्रक्रियाएं उसमें शामिल होती है वो उन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान लेकर के जा रहे हैं, वो खाने पीने का हो, जैसे आटा है, फल है, फ्रूट है, ये सारी सामग्री है, जब इसको जहाँ पर ये बन रहा है, जहाँ से इसका उत्पादन हो रहा है, वहाँ से लगा करके उसको उपभोक्ताओं तक पहुँचाना। जहाँ से जो सामग्री निकल रही है वहाँ से लेकर के उसको उपभोक्ताओं तक पहुँचाना। इसके दौरान बीच में जो भी पूरी प्रक्रिया, जो भी पूरा प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है लॉजिस्टिक। अब ये पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पॉलिसी लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपना जो भारत है उसमें जो ये लॉजिस्टिक खर्चा आता है वो 14 से 15% के आसपास है। कि भाई जब भी कोई भी सामान बन रहा है उसको एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है तो उस ड्यूरेशन के दौरान जो खर्चा आ रहा है वो कितना है? 14 से 15% के दौरान। अब भारत है वो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और उसका 14 से 15% जीडीपी का जो खर्चा है वो केवल इस परिवहन वाली समस्या में ही जा रहा है, लॉजिस्टिक वाली दिक्कत में ही जा रहा है। तो भारत सरकार को लगता है ना कि भाई ये कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए ये लॉजिस्टिक का जो खर्चा है इसको वैश्विक औसत के बराबर लाना है। मतलब अगर वैश्विक औसत की अपन बात करें तो वहाँ जो ये लॉजिस्टिक का खर्चा है वो 7 से 8% है। तो भारत सरकार भी चाहती है कि अपना जो ये 14 से 15% जो खर्चा है इसको आधा करना, क्योंकि वहाँ 7-8% है और अपने यहाँ 15-16% है। तो इस खर्चे को कम करने के लिए, एक व्यवस्थित कार्य करने के लिए भारत सरकार ने इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को लाया है। तो 2022 में लाई थी, हाल ही में 3 वर्ष पूरे हुए हैं, तो सरकार ने इसकी तीसरी वर्षगांठ मनाई है। इसको लेकर के एक इंडेक्स आता है। इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के कौन कौन से लक्ष्य हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में एक बार आरएस मेंस में पूछा जा चुका है कि भाई उसके लक्ष्य व उद्देश्य क्या क्या थे, तो थोड़ा आप वो ध्यान रखना। और ये जो लॉजिस्टिक वाली जो टर्मिनोलॉजी है, या इसको अपन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऐड कर करके मेंस में चीज़ें लिख सकते हैं और उसी में जोड़ करके ये चीज़ें पूछी जाती है। और अपने इकोनॉमिक्स पहले पेपर में है और पहले पेपर में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक में ये चीज़ है वो ऐड की जाती है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आगे लिखी हुई है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी योजना अपन पढ़ रहे हैं, कोई भी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, कोई भी स्कीम अगर पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर कोई मंत्रालय है, उससे संबंधित अगर कोई विभाग है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ये केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, तो सीधी सी बात है केंद्र सरकार की कोई योजना है तो उसको कोई ना कोई मंत्रालय चला रहा होगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 की है वो तीसरी वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तीसरी वर्षगांठ। 2022 में ये पॉलिसी आई थी और 2025 आया, तो सीधी सी बात है 3 वर्ष पूरे हुए, तो भारत सरकार ने इसकी है वो तीसरी वर्षगांठ मनाई। और वर्षगांठ मनाने वाला जो मंत्रालय था वो कौन सा था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला लिख रखा है कि सीधे सीधे इस राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी के है वो लक्ष्य क्या है, फोकस किन किन चीज़ों पर किया हुआ है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले लिख रखा है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत को कम कर करके 2030 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना। तो ये प्री में कभी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इस राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी के जो लक्ष्य हैं
उसमें कब तक के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की बात कही गई है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि वैश्विक स्तर पर जो ये खर्चा आता है वो आता है 7 से 8%, और भारत में जो ये खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 15 से 16%। तो भारत सरकार ने ये ऐसे टारगेट बनाए हैं कि 2030 तक अपना जो ये खर्चा है अपन इसको वैश्विक अनुपात पर लेकर के चले जाएंगे, मतलब 15-16% से उसको क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, 7 या 8% कर लेंगे। तो पहला पॉइंट वही है। दूसरा लिख रखा है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार। एक इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर के एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है, उसमें है वो सुधार करेंगे। और सुधार क्या करेंगे कि भारत को 2020 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल करना है, कि 2025 तक जो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें जो टॉप वाले जो 25 देश है कि भाई जिनका खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम लगता है, अपन भारत को भी उसमें क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। अपन थोड़ा आगे देखेंगे कि भाई वर्तमान में अपनी कौन सी रैंक है, 2023 में अपनी कौन सी रैंक रही, उस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं लक्ष्य, तो लक्ष्यों में एक बात ये ध्यान रखनी है कि 2030 तक अपन क्या करना है, भारत सरकार ने क्या ऐसे सोचा है कि 2030 तक जो टॉप वाले 25 देश है जो लॉजिस्टिक में जिनका खर्चा कम आ रहा है, भारत को भी अपन क्या करेंगे, उसमें शामिल करवा देंगे। अगला लिख रखा है कि डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना, ताकि लॉजिस्टिक पारितंत्र को अधिक कुशल बनाया जा सके। मतलब वही टेक्नोलॉजी का यूज करना है ताकि लॉजिस्टिक वाले जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा क्या किया जाए, आसान बनाया जाए। सबसे पहले अपन ने क्या लिख रखा है कि लॉजिस्टिक में जो खर्चा आ रहा है उसको वैश्विक स्तर के बराबर लाना है। दूसरा क्या कहा है कि 2030 तक जो टॉप वाले 25 देश है उनका जितना खर्चा हो रहा है भारत को भी अपन क्या कर लेंगे, उसमें शामिल कर लेंगे। तीसरी बात अपन ने क्या लिखी है कि भाई जो ये लॉजिस्टिक वाला जो सिस्टम है, लॉजिस्टिक मतलब जहाँ पर चीज़ें बन रही है वहाँ से लगा करके उसको उपभोक्ताओं तक जो पहुँचाया जा रहा है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने है वो 38वीं रैंक प्राप्त की। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, सुना ही होगा आपने। वर्ल्ड बैंक ने एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला था, उसमें जो भारत की जो 2023 में जो रैंक रही थी वो कौन से नंबर की थी, 38वें नंबर की थी। तो ये रैंक थोड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये इंडेक्स निकालता कौन है, तो कोई भी इंडेक्स हो उसमें भारत की रैंक कौन सी रही, मतलब भारत का प्रदर्शन अपन को देखना होता है, और वो इंडेक्स या सूचकांक कौन सी संस्था निकालती है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो निकालता कौन है, वर्ल्ड बैंक। तो थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक का ध्यान रखना। अगला लिख रखा है भारत में 38वीं रैंक प्राप्त की, और 2018 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी है, 44वीं है। 2018 में 44वीं थी, 23 में अपनी 38वीं रैंक आई। और जब सरकार ने इसके लक्ष्य निर्धारित किए तो क्या क्या कि भाई 2030 तक अपन टॉप वाले 25 देशों में क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो ये थोड़ी 2023 वाली जो रैंक है ये ध्यान रखना, और वर्तमान में सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके बारे में भी ध्यान रखना। अगला लिख रखा है कि वर्ष 2023-24 में भारत की कुल अनुमानित लॉजिस्टिक लागत का सकल घरेलू उत्पाद में 7.97% के बराबर थी। कि भाई अपने जो सकल घरेलू जो उत्पाद है, जो अपने जीडीपी है, उसमें जो अपनी जो लॉजिस्टिक लागत है वो कितनी है, 7.97% के बराबर है। तो एक ये फैक्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछा जाए। तो ये जो बात थी वो किसकी थी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी की। जो अपन ने मेंस में है वो लक्ष्य ही पूछे जा सकते हैं, 3-4 लक्ष्य ध्यान रखना। लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक मतलब रसद होता है, सामान जहाँ बन रहा है वहाँ से उसको लेकर के उसको उपभोक्ताओं तक पहुँचाना, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक कहते हैं। 2023 में अपनी 38वीं रैंक रही, 2018 में अपनी 44वीं रैंक थी। और ये लॉजिस्टिक वाला जो इंडेक्स है ये कौन सी संस्था निकालती है, तो ये निकालता है वर्ल्ड बैंक। ये चीज़ें आप इतनी ध्यान रखना। अब अगला जो अपना जो टॉपिक है उसके बारे में लिख रखा है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट 2002। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई सरफेसी होता क्या है। सरफेसी जो एक्ट है, ये एक्ट जो है भारत सरकार द्वारा जो लाया गया था वो लाया गया था 2002 में। सरफेसी का मतलब ये होता है कि भाई जैसे आपने बैंक से लोन लिया, अब बैंक से लोन लेकर के आपने वापस उस लोन को चुकाने से मना कर दिया, तो बैंक वाले वर्तमान में क्या कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको नीलामी कर करके उससे जो पैसे आ रहे हैं वो अपने लोन के क्या कर सकते हैं, वसूली कर सकते हैं। लेकिन 2002 से पहले ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था जो बैंक वालों को ये अधिकार देता था कि भाई आपसे अगर किसी ने भी लोन दिया है और अगर वो लोन वापस देने से मना कर दे तो आप उसकी संपत्ति को है वो नीलामी कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो 2002 में सरकार ने ये एक्ट लाया कि भाई किसी ने भी अगर लोन लिया है और वो लोन चुकाने से मना कर देता है तो आप उसकी संपत्ति को कुर्क कर करके या नीलामी कर करके आप उन पैसों की क्या कर सकते हो, वसूली कर सकते हो। ये एक्ट आया 2002 में था, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी 2 धाराओं में कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब 2 धाराओं में विरोधाभासी होने के कारण ये जो एक्ट है वो थोड़ा चर्चा में रहा है। तो अपन देखते हैं कि वो कौन कौन सी 2 धाराएं हैं जिनके फलस्वरूप ये जो चीजें हैं वो विरोधाभासी रही।
सबसे पहले लिख रखा है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में सरफेसी अधिनियम 2002 और सरफेसी नियम 2002 में मौजूद विसंगतियों को उजागर किया है कि एक तो भाई सरफेसी एक्ट और एक सरफेसी रूल, उन दोनों में कुछ धाराओं में है वो विरोधाभास था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या किया है, उजागर किया है। अगला लिख रखा है कि उच्चतम न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा संख्या कौन सी है, इसको याद रखना है, धारा संख्या 13 और उसका सब सेक्शन है 8, और सरफेसी नियम 2002 के जो नियम संख्या 8 व 9, इन दोनों में क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है। सबसे पहले तो धारा संख्या 13 उसका सब सेक्शन नंबर 8 और जो सरपेशी जो नियम है उसकी जो नियम संख्या 8 और नियम संख्या 9, इन दोनों में क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है। अब वो क्या विरोधाभास हुआ है वो अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। धारा 13 का सब सेक्शन 8 है, इसमें 2016 में एक बार संशोधन किया था, और संशोधन के बाद क्या लिखा हुआ है, देखो, जैसे ही नीलामी की अधिसूचना जारी होती है वैसे ही उधारकर्ता का पूरा कर्ज चुकाकर संपत्ति पुनः प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। मतलब धारा संख्या 13 जो है उसका सब सेक्शन नंबर 8 ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति ने अगर बैंक से लोन लिया है और वो लोन नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक क्या करेगी कि भाई मान लो उसने लोन लिया होगा तब कोई ना कोई संपत्ति के कागजात जमा करवाए होंगे, मान लो मकान के कागजात जमा करवाए, तो बैंक अगर वो लोन नहीं चुका पा रहा है तो उस मकान की क्या कर सकती है, नीलामी कर सकती है। तो ये धारा संख्या 8 बता रही है कि जब भी वो बैंक वाले मकान की नीलामी करेंगे तो उसके लिए नोटिफिकेशन अधिसूचना निकालेंगे। तो जैसे ही वो अधिसूचना निकल जाती है तो जो उस मकान का मेन मालिक है वो वहाँ पैसे जमा करवा करके उस घर को वापस नहीं ले सकता, वापस उसका जो घर लेने का जो अधिकार है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भले उस मकान मालिक को पता लगे कि साहब मेरा मकान है वो मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, इसलिए बैंक वाले उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका नीलामी कर रहे हैं, तो बेचारा घर वाला कोई हो तो वो इधर उधर से पैसे का जुगाड़ कर करके पैसे बैंक में जमा करवा करके भाई आपका इतना लोन है, वापस वो अपने घर को ले सकता है। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इस धारा संख्या 13(8) में लिख रखा है कि एक बार अगर अधिसूचना जारी हो जाती है तो फिर उसके मकान की नीलामी होगी, फिर वापस वो जो मकान का जो रियल मालिक है वो अपने घर को है वो नहीं ले पाएगा। ये जो बात लिख रखी है वो लिख रखी है धारा संख्या 13(8) में। अब इस मकान वाले एग्जाम्पल को देख करके आप एक बार इस बात को समझना, क्या लिखा हुआ है, जैसे ही नीलामी की अधिसूचना जारी होती है वैसे ही उधारकर्ता मतलब कौन, वो मकान का ओरिजिनल मालिक जिसने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है, तो उधारकर्ता होगा। उधारकर्ता का पूरा कर्ज चुकाकर संपत्ति पुनः प्राप्त करने का है वो कानूनी अधिकार है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके नियम संख्या 8 व 9 में क्या लिख रखा है, ये इंगित करते हैं कि नीलामी की सूचना प्रकाशित होने के बाद भी नीलामी की तिथि तक उधारकर्ता को अपनी संपत्ति छुड़ाने का क्या है, अवसर मिलता है। मतलब नियम संख्या 8 और 9 ये बता रहे हैं कि भाई जिस भी मकान मालिक ने या जिस भी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है और अगर बैंक वाले उसके मकान को अगर नीलामी करने जा रहे हैं और अगर ये जब भी नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद अगर वो मकान मालिक पैसे दे करके अपना घर छुड़ाना चाहे तो छुड़ा सकता है। मतलब धारा संख्या 13(8) तो बता रही है कि भाई वो घर नहीं छुड़ा सकता, और धारा संख्या नियम संख्या 8 और 9 क्या बता रहे हैं कि वो अपना घर छुड़ा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रावर्सी होने के कारण ही ये सरफेस एक्ट जो है वो 2025 में क्या रहा, चर्चा का विषय रहा। सरफेसी का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि बैंक से लोन लिया, लोन नहीं चुका पा रहे हो तो ऐसी संपत्तियों के लिए जो प्रोसेस चलता है उसको सरफेसी कहते हैं। उसी के लिए 2002 में है वो एक्ट लाया गया था। एक इसमें इसी एक्ट में एक सब चर्चा में रहता है जिसे कहते हैं एनपीए। हालांकि आप आगे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ ली होगी तो एनपीए के बारे में आप जानते होंगे। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब एक ऐसी संपत्ति, जैसे मानने के लिए मान लो कि बैंक ने अगर किसी व्यक्ति को लोन दिया और वो लोन 90 दिनों तक अगर उस लोन की किस्त नहीं आती है तो बैंक वाले उस लोन को किस कैटेगरी में डाल देते हैं, एनपीए की कैटेगरी में। एक बार वापस सुनना, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। अगर बैंक वाले ने किसी भी व्यक्ति को लोन दिया और 90 दिनों तक अगर उस लोन की किस्त नहीं आए तो वो चीज़ है वो किस में चली जाती है, एनपीए वाली कैटेगरी में चली जाती है। तो इस ये सरपेसी वाला जब एक्ट में पढ़ रहा था तो इसमें बार बार एनपीए की बात आ रही थी, लेकिन अपने इतने काम की बात नहीं है। आपसे अगर कभी प्री में पूछा जाएगा तो जिन दो, एक तो धारा संख्या 13 का सबसेक्शन नंबर 8 और एक जो नियम संख्या 8 और 9, इन दोनों में कंट्रोवर्सी थी तो आपसे कभी इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और धारा 13(8) में तो क्या है कि अपना वो मकान नहीं छुड़ा सकता, और नियम संख्या 8 और 9 क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर नोटिफिकेशन निकल भी गया है फिर भी अगर उसके पास पैसे आते हैं तो वो बैंक में रुपए जमा करवा करके अपने मकान को क्या कर सकता है, छुड़वा सकता है। ये बात थी सरफेसी एक्ट की। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे लिख रखा है भारतीय पहल के बारे में। भारतीय एक नाम है भारतीय, और पहल का मतलब होता है इनोवेशन। तो देखते इसमें क्या है भारतीय पहल में। सबसे पहले तो इस भारतीय की है वो फुल फॉर्म लिखी हुई है, तो लिखा हुआ है कि भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनबलमेंट। तो ये जो है वो क्या है, भारतीय की फुल फॉर्म लिखी हुई है।
तो एक दो बार आप इस फुल फॉर्म को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ताकि एग्जाम में कभी अगर आपके ऑप्शन में ये चीज़ आए तो गलत नहीं हो। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एपीडा ने कृषि खाद्य स्टार्टअप को समर्थन देने और भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल की है वो शुरुआत की है। मतलब एपीडा मतलब एक संस्था है जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। तो उस एपीडा नामक संस्था ने ही भारतीय पहल लानी है। और इस भारतीय पहल के बारे में जो मोटी मोटी बात यही है कि भाई एग्रीकल्चर में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। तो इस पहल का नाम पूछ सकते हैं कि भाई एपीडा द्वारा हाल ही में है वो कौन सी नवीन पहल है वो शुरू की गई है। तो उस पहल का क्या नाम है, भारतीय पहल। और भारतीय का जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखना। भारतीय पहल को शुरू करने वाली संस्था कौन सी है, अपेडा, उसके बारे में ध्यान रखना। अब अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को एग्जाम में अगर स्टेटमेंट में कंफ्यूजन करने के लिए वो स्टेटमेंट में दे दिए जाते हैं, तो इसका उद्देश्य या जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में ध्यान रखना। उसके लिए लिखा हुआ है कि 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप को बढ़ावा देने और 2023 तक $50 बिलियन का है वो निर्यात लक्ष्य प्राप्त करना। मतलब 2023 तक कितने बिलियन की चीज़ें अपन को एक्सपोर्ट निर्यात करनी है, $50 बिलियन की। तो इस 50 बिलियन वाली डॉलर जो चीज़ें हैं इसको ध्यान रखना। और साल कौन सा निर्धारित किया है, 2023 तक का। तो ये ध्यान रखना। ये जो बात थी वो किसके बारे में थी, भारतीय पहल के बारे में। भारतीय पहल के बाद अगला जो इंडेक्स है उसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मैंने आपको बताई है कि सबसे कोई भी जो इंडेक्स हो, इंडेक्स को थोड़ा अपने परी के हिसाब से ज़्यादा काम की चीज़ें होती है। तो अगला जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब जिस प्रकार इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स उसलिए निकाला जाता है कि कोई भी जो देश है उनके जो सिटीज है वो अपने में कितना नवाचार कर रहे हैं, कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, कितने वहाँ व्यवस्थित लोग ले रहे हैं, वो प्रौद्योगिकी से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसी के लिए जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है, उसका क्या नाम है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो निकालता कौन है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। अब आगे देखते हैं, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबेशन इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया। तो ये निकालता कौन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। तो एक तो इसका नाम ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो निकालता कौन है, तो कि भाई वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। अगला लिख रखा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया के 139 देशों के नवाचार प्रदर्शन का मापन करता है। मतलब इस ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है निकाला गया है, इसमें टोटल कितने देश है, तो टोटल जो देश है उनकी संख्या कितनी लिख रखी है, 139। अब अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं, ऐसा निवेश पैटर्न तकनीकी प्रगति अपनाने की दर और सामाजिक आर्थिक प्रभावों के आधार पर है वो किया जाता है। मतलब ये जो मेन जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो ये इनोवेशन का जो तरीका अपनाता है उसमें यही देखता है कि भाई लोगों ने कितनी टेक्नोलॉजी अपनाई, वो वहाँ सामाजिक रूप से कैसे रह रहे, आर्थिक रूप से कैसे रह रहे, उसी आधार पर ये है वो इंडेक्स निकाला जाता है। और इसमें जो टोटल जो देशों की संख्या है वो कितनी है, 139। आगे लिख रखा है कि इस सूचकांक की शुरुआत कब से हुई है, 2007 से। इस सूचकांक या इस इंडेक्स की जो शुरुआत की गई है वो की गई 2007 से। अगला लिख रखा है कि वर्तमान में भारत की इसमें कौन सी रैंक है, 38वीं रैंक है। अब जब भी ये 2025 वाला जो इंडेक्स आया है इसमें भारत की जो रैंक है वो कौन से नंबर की है, 38वीं रैंक है। ये रैंक अपने लिए बहुत ज़्यादा काम की है। अगला लिख रखा है कि भारत के 4 क्लस्टर सीट्स, मतलब भारत में जितने भी सिटीज हैं उसमें टॉप 100 में अगर शामिल होने वाले कुछ 4 शहर है तो वो कौन कौन से हैं जो कि टॉप 100 में शामिल है। उसमें बेंगलुरु 21वें नंबर पर। हालांकि आप सब जानते हो बेंगलुरु तो एक तरह से आईटी सिटी है, टेक्नोलॉजी का मेन हब अगर कोई इंडिया में खाया जाए, भारत की अगर कोई सिलिकॉन वैली कहा जाए तो वो बेंगलुरु है। सबसे ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी अगर कहीं पे बनती है तो वो भी बेंगलुरु में बनती है। तो सीधी सी बात है कि बेंगलुरु तो टॉप 100 में शामिल होना ही था। तो बेंगलुरु जो टॉप 100 में शामिल है वो कितने नंबर पर है, 21वें नंबर पर। उसके अगला दिल्ली है वो 26वें नंबर पर। उसके अगला मुंबई है वो 46वें नंबर पर। और उसके अगला चेन्नई है वो 84वें नंबर पर। तो भारत के कौन से 4 शहर इस क्लस्टर में शामिल है, इनके नाम याद रखना। इसके अलावा भारत का कौन सा सिटी है जो सबसे आगे, तो बेंगलुरु सबसे आगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्तमान भारत में जो 2025 में जो ये इंडेक्स आया, भारत के कौन सी रैंक है, एक 38वें नंबर की रैंक है, वो रैंक ध्यान रखना। टोटल इसमें कितने देश है, तो 139 देश है। देशों के बारे में ध्यान रखना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता कौन है, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन ये संस्था निकालती है। इस संस्था के बारे में ध्यान रखना। ये अपने आज के लिए इतनी ही काम की बात थी। अब अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।